हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं 10 सीबीएसई इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है जो कि एक अमेरिकन पोएट थे। इस पोएम को जब पब्लिश किया था 1920 में, तब इस पोएम का नाम फेवर था। बाद में 1921 में इस पोएम का नाम चेंज करके डस्ट ऑफ स्नो रख दिया गया। बाद में इस पोएम को न्यू हैम्पशायर के कलेक्शन में डाल दिया गया। डस्ट ऑफ स्नो एक सिंपल और शॉर्ट पोएम है जिसका मीनिंग बहुत डीप में है, जिसमें पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह नेचर किसी का इलाज करता है या किस तरह नेचर मेडिसिन की तरह वर्क करता है एक ऐसे इंसान के लिए जिसका मूड ख़राब है, जो निगेटिव फील कर रहा है या फिर लो फील कर रहा है। डस्ट ऑफ स्नो पोएम में सिर्फ 8 लाइन्स हैं, यानी कि 4 लाइन्स के 2 स्टांजा हम देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं एक क्रो को, एक ट्री को जो कि पॉइजनस ट्री है, स्नो को और एक ह्यूमन बीइंग को। अगर हम बात करें क्रो के हिस्ट्री की, तो क्रो को काफ़ी सारे ओल्ड लिटरेचर के हिसाब से अपशगुन माना गया है। क्रो के बारे में हर मैथोलॉजिस्ट में अलग अलग बातें कही गई है। कहीं पर उसके ब्लैक कलर को डार्कनेस का सिंबल बताया गया है और कहीं पे काले बड़े पंख को, बड़ी सी चोंच को और उसकी बड़ी कठोर आवाज़ को बैड लक माना गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपने कहीं पर सिंगल क्रो को फ्लाई करते हुए या फिर बैठे हुए देखा है तो समझो आपका बैड लक स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा हम हेमलॉक ट्री पर भी गौर करते हैं। हेमलॉक ट्री एक एवरग्रीन ट्री है जो हिली एरिया में पाया जाता है जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है। हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है जिस पर छोटे सफ़ेद कलर के फूल होते हैं और जिस पे पर्पल कलर के कोन्स भी खिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम। यहाँ पर पोएम में राइटर हमें ये बता रहे हैं कि ठंडी के दिनों की शुरुआत हो गई थी और धीरे धीरे स्नो गिरना स्टार्ट हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से राइटर अच्छा फील नहीं कर रहे थे, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, बल्कि इसलिए क्योंकि पास्ट में कुछ तो उनके साथ हुआ था जिसने उनके दिमाग में घर कर लिया था और वो बार बार उसी बात पर सोचकर पश्चाताप कर रहे थे। तो अपने आप को फ्रेश फील करवाने के लिए या अपने सैड मूड को शिफ्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए राइटर ठंडे ठंडे स्नो में कुछ देर के लिए घूमने निकल जाते हैं। जैसे ही राइटर अपने रास्ते से गुजर रहे होते हैं, उन्हें रास्ते में एक हेमलॉक ट्री लगता है जो कि एक पॉइजनस ट्री है और पॉइजन हमें यहाँ पर निगेटिविटी बता रहा है जो कि बुराई का प्रतीक है। मानो जैसे अब पोएट की ज़िंदगी में भी पॉइजन भर जाएगा। अब उस हेमलॉक ट्री पर एक क्रो बैठा होता है जो शायद अपने फेदर्स पर से स्नो झटकता है अपने फेदर्स क्लीन करने के लिए, या फिर वो क्रो उड़ने की कोशिश कर रहा होगा या तो वो क्रो ठंड के वजह से काँप रहा होगा। इनमें से किसी तो तरीके से वो स्नो जो है क्रो पर से उछलती है और राइटर पर आकर गिर जाती है। तो अब तो और भी ज़्यादा बैड लक हो गया, मानो जैसे राइटर की ज़िंदगी भी क्रो के ब्लैक कलर की तरह डार्क हो जाएगी, मतलब परेशानियां आने वाली है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। राइटर को क्रो की बदतमीज़ी अच्छी लगती है और उस ठंडी ठंडी बर्फ़ की बूंदों से राइटर का मूड, जो कि पहले काफ़ी सैड था, दर्द में था, वो अचानक से बदल जाता है और उनके दिल का वो भारीपन उतर जाता है। वो अच्छा फील करने लगते हैं। राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रो को बैड क्रिएचर माना गया है जो कि फ्लैश खाता है। आज उसने ऐसी हरकत करके मेरे अंदर चल रहे उस दर्द को भी खा लिया है। ये पूरा इवेंट पोएट को लाइफ को एक दूसरे एंगल से देखने की समझ देता है। कभी कभी आउटडोर जाना भी बेनिफिशियल होता है। नेचर की 2 चीज़ें जिसे बुरा समझा जाता है, जिसके पास जाना कोई पसंद नहीं करता, आज उन दोनों चीज़ों ने पोएट का मूड चेंज कर दिया, जो कि पोएट के घूमने पर भी चेंज नहीं हो रहा था। और पोएट को एक बात भी सिखाई, जो पास्ट में बीत चुका है उस पर शोक मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस पर शोक मना के अपने बर्फ़ की तरह ठंडे ठंडे दिन को बर्बाद ना करें, बल्कि जितना वक्त हमारे पास बचा है, यानी कि हमारा प्रेजेंट, उसे खुशी के साथ जिए ताकि उस पर हमें पास्ट में रिग्रेट ना हो। तो आइए अब देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पर पोएम की राइमिंग स्कीम है ABAB और CD CD। कैसे?
राइमिंग स्कीम किसी भी पोएम के एंड वर्ड से डिटरमाइन की जाती है जो हर एक लाइन में आते हैं। तो हमारी फर्स्ट लाइन एंड होती है क्रो वर्ड पर और थर्ड लाइन एंड हो रही है स्नो वर्ड पर। क्रो एंड स्नो राइम हो रहे हैं। Because the two words rhyme, they both are given the letter A. Here, A signifies that we have found the first rhyme in the poem. वैसे ही सेकेंड लाइन वर्ड मी पर एंड हो रही है और फोर्थ लाइन वर्ड ट्री पर एंड हो रही है। मी और ट्री ये दोनों वर्ड्स राइम हो रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों वर्ड को बी लेटर से डिटरमाइन करेंगे। इससे पूरे स्टांजा की राइमिंग स्कीम बनती है ए बी ए बी। वैसे ही सेकेंड स्टांजा में फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड हार्ट राइम कर रहा है सेवेंथ लाइन के लास्ट वर्ड पार्ट से, तो हम इन दोनों वर्ड को लेटर सी से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही मूड और रूड को लेटर डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे हमारे सेकेंड स्टांजा की राइमिंग होती है सी डी सी डी। पोएम में कई सारे और इंटरनल राइमिंग्स भी हैं, जैसे कि वे, डे, चेंज और सेव्ड। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म मतलब जिसमें किसी वर्ड को यूज़ किया जाता है एज अ हिंट ताकि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे कि पोएम में क्रो वर्ड को यूज़ किया गया एज अ सिंबल ऑफ डेथ और हेमलॉक ट्री को यूज़ किया गया एज अ सिंबल ऑफ डेथ। सेकेंड है एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स में सेम वोवल साउंड का रिपीट होना जो कि डिफरेंट कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि इस लाइन में हमको देखने को मिल रहा है शुक डाउन ऑन मी। शुक डाउन ऑन मी में ओ वोवल साउंड रिपीट हो रहा है। थर्ड है मेटाफर। मेटाफर मतलब एक सीक्रेट कंपैरिजन जो दो डिफरेंट थिंग्स या आइडियाज़ के बीच में की जाती है। जैसे कि इस लाइन में हमें देखने मिल रहा है द डस्ट ऑफ स्नो में डस्ट जो एक टोटली अलग थिंग है उसे कंपेयर किया जा रहा है स्नो के साथ विदाउट यूजिंग एज और लाइक। नेक्स्ट है एलिटरेशन। एलिटरेशन मतलब रिपीटेशन होना फर्स्ट कंसोनेंट साउंड का दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स में। जैसे कि इस लाइन में हो रहा है हैज़ गिवन माई हार्ट। यहाँ पर हैज़ और हार्ट वर्ड में ह कंसोनेंट साउंड रिपीट हुआ है और उसके नीचे की लाइन एंड सेव सम पार्ट में सेव्ड और सम वर्ड में स कंसोनेंट साउंड रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है सिनेक्डकी। सिनेक्डकी मीन्स इन विच पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट द वोल। इस लाइन में सेकेंड स्टांजा के हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड। यहाँ पर हार्ट जो कि बॉडी का एक पार्ट है उसे यूज़ किया गया है पूरी बॉडी के मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। लास्ट है आयरनी। आयरनी का मतलब है समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली अपोजिट टू व्हाट दे मीन और व्हाट द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज़। जैसे कि क्रो को पोएम में बैड ओमन बताया गया है, लेकिन रियलिटी ये है कि क्रो ने गुड एक्शन परफॉर्म की है पोएट के ऊपर स्नो फेंकने की, जिसके वजह से पोएट का मूड शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया। तो अब हम देख लेते हैं हार्ड वर्ड्स के कुछ मीनिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।